हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? जैसे कि हमें पता है कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है, किसी एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। तो अगर मुझे वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है। बायोट-सैवर्ट ने बोला कि मान लो एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है तुम्हारा आई। मान लो एक वायर है, उसमें तुम्हारा करंट कितना जा रहा है, आई। अगर मैं उस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूं जिसकी लेंथ हो डीएल, उस वायर में अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, उस डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला किसने दिया था? बायोट-सैवर्ट लॉ ने दिया था। क्या दिया था भाई? मान लो ये डीएल एलिमेंट है और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इनके बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। ओके, अच्छा, ये जो डीएल एलिमेंट है, ये बहुत ध्यान समझना, अगर जो ये डीएल एलिमेंट है और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल वो क्या है? थीटा। आगे मैं चेंज कर दूंगा, तुम अभी समझो कि ये जो डीएल एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच का जो एंगल वो कितना है? वो थीटा है। इस वायर में करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। तो बायोट ने बोला कि भाई इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में जो बताया गया वो कितनी है? डीबी वेक्टर इक्वल्स टू, डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मान लो ये पॉइंट क्या है? पी। एट पॉइंट पी कितना फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। भाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये था तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म को अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म में चर्चा कर लेते कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, सॉरी पहले म्यू नॉट की बात करता हूं। ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है तुम्हारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7। ये हमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूं तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तुम कुछ मत करो, म्यू नॉट की वैल्यू अलग से मत निकालो, ये 4 पाई उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऐसे समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशन की, अच्छा पहले एप्लीकेशन से पहले जाने से पहले हम समझते हैं इसका स्केलर फॉर्म। ये तो हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां जो डीएल क्रॉस आर लिखा हुआ है, यहां जो डीएल क्रॉस आर लिखा हुआ है उसको मैं ओपन कर दूंगा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां लिख दूंगा मैं, सॉरी यहां लिख दूंगा मैं, यहां मैं क्या लिख दूंगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, अच्छा डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से आर कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो आर है वो डीएल एलिमेंट और उस पॉइंट पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। डीएल क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट है। आई क्या? उस करंट उस वायर से या फिर छोटे से एलिमेंट से करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। थीटा क्या है? उस एलिमेंट और उस लाइन, उस वेक्टर के बीच का एंगल है। ये समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब पहला एप्लीकेशन समझते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। पहले फाइनाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर मतलब एक फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, उससे करंट जा रहा है ना, मान लेते हैं। मान लो मैं एक वायर बना देता हूं, ध्यान समझना। मैंने एक वायर बना दिया, ये एक वायर है, मुझे इस वायर से किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। मान लो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जो कि कितनी डिस्टेंस पे है? मान लो आर डिस्टेंस पे है। अभी ये वो वाला आर नहीं है, चलो ये वो वाला आर नहीं है, ठीक है। मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमारा दिमाग में बार बार फॉर्मूले में आर है तो हम बार बार आर रखेंगे, इससे अच्छा है कि इसको हम ए मान लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं। मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लूं, उस एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। किसने बताया? बायोट-सेवर्ट लॉ ने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस सेंटर पॉइंट से नीचे थोड़ा सा एल लेंथ पर जाके एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। इस डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस डीएल एलिमेंट से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को मिला दिया। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आर है, जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है। एक करंट कैरिंग एलिमेंट से और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। मुझे ये पता नहीं, आर अननोन है, मैंने तो अपने आप मानी है। ठीक है, मुझे पता क्या है? मुझे ये पता है कि इस पॉइंट, इस वायर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेकिन डेरिवेशन के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, डीएल। कहां पर जाके? एल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएल कंसिडर कर लिया, जहां पर मुझे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है। ठीक है, एक काम करते हैं। अच्छा, मैंने अब यहां पर ये एंगल थीटा माना, ये एंगल तुम्हारा 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो स्केलर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो भाई स्केलर फॉर्म था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज और थी, साइन थीटा था। तो यहां पर साइन थीटा, अब भाई यहां पर तो थीटा है ही नहीं, यहां पर 90 माइनस, भाई वहां पर थीटा मैंने ले रखा था, लेकिन यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो मैं साइन थीटा नहीं रखूंगा, मैं क्या रखूंगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या रखूंगा? साइन 90 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है डीबी, हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई? कॉस थीटा होता है अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमें थोड़ा सा कुछ पता चला कि इतना फॉर्मूला हमने लिख लिया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब फर्दर ये तो छोटा सा डीबी है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, हमें तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, पूरे वायर की वजह से निकालनी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, अगले स्लाइड पर लिख लेता हूं इसको, है ना। मान लो इसको मैंने कॉपी कर लिया, है ना, मैं यहां पर इसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक, मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब मुझे पता है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फॉर्मूला आया तुम्हारा, क्या आया था? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आया था तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे यहां पर आर नहीं पता भाई, आर तो मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है, आर कहीं गिवन तो नहीं थी। मुझे आर नहीं पता, मुझे डीएल नहीं पता, मुझे कॉस थीटा नहीं पता। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं सोचूं, अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊं, ध्यान से देखना, ये टेन थीटा लगाऊं, अगर मैं कुछ भी देखो, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं क्यों कर रहा हूं ये चीज अभी तुमको समझ में आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई तुम्हारा? एल, और बेस कितना? ए। तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन ए, और यहां पर तुम्हारा जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा ए टेन थीटा। ठीक है, मुझे एल तो चाहिए नहीं था, मुझे क्या चाहिए था? मुझे डीएल चाहिए था। तो डीएल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा ए, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? तो भाई डीएल की वैल्यू क्या आ गई? डीएल की वैल्यू आ गई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आया क्या? डीएल की वैल्यू कितनी आ गई? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब समझ में आया मैंने क्यों लिया था टेन थीटा? भाई टेन थीटा के फॉर्मूले में एल आ रहा था, और एल आ रहा था, और एल का डिफरेंशिएशन करने पर मुझे डीएल मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया? टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए लिया और उसका डिफरेंशिएट किया, मुझे वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब एक और चीज मुझे एलिमिनेट करनी है। मुझे एल भी, मुझे ए और एल में कुछ देखना है। तो मैं अगर कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेंस। अच्छा, बेस कितना है? अगर कॉस थीटा के हिसाब से बेस ए है और हाइपोटेंस क्या है? आर है, तो ए अपॉन आर। भाई मुझे आर भी तो हटाना है यहां से,
मुझे आर भी तो हटाना है। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं अगर ऊपर इसको कर दूं थोड़ा सा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन कॉस थीटा, या फिर मैं कह लेता हूं ए सेक थीटा। क्या समझ में आया, ए सेक थीटा। तो मुझे आर पता चल गया, मुझे डीएल पता चल गया, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं फॉर्मूले में, फिर कहीं ना कहीं निकल के कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां जो डीबी का फॉर्मूला आया था, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस, अपने आप वैल्यूज आने लगेंगे देखना भी, ठीक है। तो डीबी क्या हो जाएगा बताओ, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, अच्छा डीएल की जगह मैं क्या रखूंगा भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और वहां पहले से ही क्या मौजूद है, कॉस थीटा रख दिया। अच्छा आर की वैल्यू क्या रखूंगा, ए सेक थीटा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए से ए कट गया, समझ आया क्या। तो डीबी बन गया तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और बचा क्या कॉस थीटा, और बचा क्या डी थीटा अपॉन ए। भैया इसमें से कौन, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर मैं इंटीग्रेट करूं, भाई ये तो छोटी सी वैल्यू आ गई, ये मैंने क्या किया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं वैल्यू निकाल ली। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे वैल्यू पता चल गई, तो पूरे वायर की वजह से क्या होगा, जस्ट इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। भाई इंटीग्रेशन के अंदर से मैं कांस्टेंट पार्ट बाहर निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगा, एक काम इधर ही लिख देता हूं, तो डीबी का इंटीग्रेशन में बी लिख देता हूं, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। यार ये कॉस थीटा डी थीटा का लिमिट भी तो रखना होगा मुझे। भाई हमने क्या किया, जब मैंने ये थीटा एंगल लिया तो ये कितना वायर कवर कर रहा था, इतना वायर कवर कर रहा था। जब मैंने थीटा एंगल लिया, देखो ये थीटा एंगल अगर दोनों को ऐसे एक्सटेंड, देखो थीटा एंगल लिया तो इतना वायर कवर कर रहा है। अगर मान लो ये तुम्हारी वायर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो जब मैंने थीटा एंगल लिया इतना एंगल, तो ये इतने, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और मैंने थीटा कितना लिया, थीटा इतना लिया, तो ये इतना वायर इसने कवर कर लिया। मुझे क्या करना है, पूरा वायर कवर करना है, तो मैं थीटा की जो लिमिट रखूंगा -θ1 से +θ2। भाई अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, अगर मैं नीचे देखूंगा तो -θ1 से, और ऊपर जाऊंगा तो +θ2। तो मैं क्या करूंगा, जो थीटा की लिमिट होगी, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको मिला दूं और इस वाले पॉइंट को भी, इस वाले पॉइंट को भी मिला दूं, तो जो लिमिट है थीटा की, जो थीटा की लिमिट है वो कहां से कहां तक भाई, -θ1 से ऊपर +θ2 है ना, -θ1 से +θ2, मतलब मैंने पूरा वायर कवर कर लिया। भाई इस थीटा को -θ1 नीचे +θ2 ऊपर, तो पूरा वायर कवर हो रहा है, देखो पूरा वायर, उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट -θ1 से +θ2। तो भाई बी हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपर लिमिट, और लिमिट रख दो θ1 θ2। अब एक काम करता हूं, मैं इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट रखो भाई, लिमिट रखो, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई, है ना, अपर लिमिट साइन θ2 माइनस लोअर लिमिट साइन θ1, और -θ1 है, और हमें सबको पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन रखा जाए तो साइन नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है, तो माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। भाई ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने 1 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया। तो मैं अगर जनरल वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इधर देखो, मान लो ये एक वायर है और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो a, और ये जो पॉइंट है, अगर पॉइंट ऊपर देखो एंगल और नीचे देखो एंगल, मान लो ऊपर एंगल कितना बन रहा है, मान लो 45 बन रहा है, नीचे कितना बन रहा है, मान लो 60 बन रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये एंगल कितना है भाई, θ1 की जगह ये रख दूंगा, θ2 की जगह ये रख दूंगा। भाई ये तुम्हारा हो गया θ2, ये हो गया तुम्हारा θ1, यही तो देखना हमको, और ये डिस्टेंस तुमको दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा इस वायर में करंट कितना है, करंट अभी भी आई है, जस्ट मैं θ1 θ2 तुमको बताना चाह रहा हूं। 4 पाई ए, डिस्टेंस ये कितनी है, इस पॉइंट से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, और साइन θ1 की जगह क्या रख दूंगा, साइन 60,
थीटा 1 की जगह साइन 60 रख दूंगा और थीटा 2 की जगह रख दूंगा साइन 45। तो बाद में इसको फर्दर हम आई की वैल्यू रखेंगे और सबको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7। आई गिवन होगा, ए गिवन होगा, साइन 60 तुम्हें पता है, साइन 45 तुम्हें पता है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन भी मैं बताना भूल गया, अगर इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो और जो फिंगर तुम्हारी जिधर घूम रही है वो क्या देगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या? अच्छा अगर मैं सोचूं यही वायर, अगर मैं एक टॉपिक और बता दूं तुमको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लो तो क्या होगा। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग, जरा थोड़ा सा सोचो तुम लोग, अगर मैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लूं, मान लो इनफाइनाइट करंट, मतलब इधर क्या है इनफाइनाइट, इधर क्या है इनफाइनाइट और इधर भी क्या है इनफाइनाइट, और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ए डिस्टेंस पे निकालनी है। भाई तुम अगर जरा, मैं सामने खड़ा होकर अगर ऊपर देखूं इनफाइनाइट, तो मेरा जो फेस है, मतलब मेरी जो आंखें हैं वो ऊपर कितना एंगल बनाएंगे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। मैं नीचे भी इनफाइनाइट में देखूं तो कितना एंगल बनाएंगे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा कि भाई ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल थीटा 2 भी 90 डिग्री होगा ऑलमोस्ट, और थीटा 1 भी तुम्हारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो भाई जो फॉर्मूला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो भाई थीटा 1 की जगह 90, थीटा 2 की जगह 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 2, तो आ गया B इक्वल्स टू, और ये 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। एक और होता है सेमी इनफाइनाइट वायर, एक और होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का अगर मैं सोचूं, कुछ नहीं, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट एक तरफ से फाइनाइट। मान लो एक वायर में ले लूं, मान लो मैंने एक वायर ले लिया, ये देखो ध्यान समझना, और तुमको मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ऊपर ये क्या है, ऊपर की तरफ ये इनफाइनाइट है। तो भाई अगर एक बंदा यहां पर खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देखेगा तो ऑलमोस्ट कितना एंगल बन रहा है, थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर मैं जस्ट वायर के सामने खड़ा हूं, देखो वायर के जस्ट सामने खड़ा हूं, तो मैं इस वायर पे कितना एंगल बना रहा हूं, कुछ नहीं, जीरो। अगर नीचे देखता तो एंगल बनता ना, मैं तो जस्ट सामने देख रहा हूं, अगर जब सामने देख रहा हूं तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो यहां पर थीटा 1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, एक हो गया साइन 90